Hi everyone, I am Dr. Akash and today we have Dr. Adarsh Dubey with us who recently passed the January FMG exam 2023. So first of all, congratulations to you and your family, Dr. Adarsh. Thank you so much, Dr. Akash, and same to you also because you also passed it. Thank you, Dr. Adarsh. So please introduce yourself. So I am Dr. Adarsh, and basically I passed my MBBS from Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, and this was my first attempt. And I started my preparation in January, and this January I passed it. सो आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मैंने तैयारी शुरू करी थी जनवरी 2022 से, और उसके बाद ये पूरा साल चला मेरा तैयारी। तो आपने कोई कोचिंग वोचिंग ज्वाइन की थी दिल्ली में? मैंने DPGI कोचिंग करके ज्वाइन करी थी, ओके। बट वो मेरा एक गलत डिसीजन था। मुझे कुछ लोगों ने सजेशन दे दिया था उसके लिए, बट दैट वाज रॉन्ग। और मैं पहले से एक्चुअली मैंने तैयारी करी नहीं थी। लास्ट 2 साल मैंने कुछ नहीं करा था। ओके। लेकिन जैसे ही मैं इस साल दिल्ली पहुंचा कोचिंग करने के लिए, तो मैंने ले तो लिया वहां पे, लेकिन वहां पहुंच के पता चला कि आपको बेसिकली रैपिड रिवीजन टाइप में पढ़ाएंगे, बट टीचर मोर इलेबोरेट करेंगे। और 15 से 16 घंटा, कभी 14 घंटा, 10 घंटे की क्लासेस होंगी। और मैं जो बच्चा घर पे अभी पिछले 2 साल क्वारंटीन के टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं करा था, एंड सडनली वहां पहुंच के 10 घंटे कोप अप करना एंड देन रिवाइज एंड देन क्वेश्चन बैंक क्यूज सीरीज, बहुत ही मुश्किल हो गई थी मेरे लिए चीजें। देन इन्वायरमेंट वाज आल्सो नॉट सुटेबल। मैं अकेला था, कोई फ्रेंड्स वगैरह ज्यादा थे नहीं। तो सो मतलब आप ये कोचिंग थी। अपने जूनियर्स को या फ्रेंड्स को कोचिंग के लिए प्रीफर करोगे? मतलब उनको लेनी चाहिए या देखिए, नहीं, या कोचिंग खुद ही? के लिए मैं उनको यही कहूंगा कि अगर उन्हें पहले से चीजें आती हैं और उन्हें सिर्फ ये जानना है कि कैसे पढ़ाई करनी है, तो वो कोई कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट देम कि गो फॉर मिस्ट। मिस्ट के अलावा ओके। कोई नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा फील्ड है जिसमें कि क्या कंटेंट के अलावा मेन मैनेजमेंट मैटर करता है, यस एंड यस। मिस्ट हैज द बेस्ट मैनेजमेंट दैट आई हैव सीन। ओके, सो आपने कोचिंग के अलावा कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए थे? कोचिंग के अलावा मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के टीचर्स पे ध्यान दिया था कि जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए हो गए आजम सर अपने, ओके। एनआर्ट के लिए आजम सर हो गए, ओके। और झामट सर हो गए, अखिलेश झामट सर हो गए आपके मैरो के लिए। ओके। तो सिर्फ कोचिंग से ही नहीं, अलग अलग टीचर्स से मैंने करा था। और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली मैंने चैंटिंग करी थी एनएलसी की। ओके। सो ओके। इट्स नॉट जस्ट कोचिंग, मैं अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म्स का मैंने यूज किया था। ओके। ओके। सो अब की बार के एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताओ कि आसान था, डिफ़िकल्ट था, आपके हिसाब से कैसा था? जो पहला एग्जाम था वो बेसिकली मुझे इजी लगा था, ओके। और जो दूसरा वाला था वो कठिन नहीं था। लेकिन उसमें चीजें ऐसी थी कि हमारा जो अप्रोच रहता था अभी तक कोई भी एग्जाम के लिए, उससे एक लेवल स्टेप और ऊपर ले गया जाया गया था हमें। ओके। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें कोई भी चीज के डायग्नोसिस मालूम रहती थी हर बारी, बट अभी उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कैसे करना है और उसके अगला जो स्टेप क्या यूज करना होगा हमें जब भी कोई सिचुएशन हमारे सामने होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे। और अच्छा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, नेक्स्ट आईओसी, गोल्डन स्टैंडर्ड, नेक्स्ट मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्टेप, ये चीजें ज्यादा थी जो पहले नहीं हुआ करती थी। पहले तो सिंपल आपकी डायग्नोसिस ज्यादा हुआ करती थी, अच्छा। और काफी कुछ चेंज कर दिया जो पिछले सालों से 10 सालों से लगातार हर साल आते थे। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते थे, टॉपिक्स रहते थे जो आएंगे ही आएंगे, बट दोस डिडंट केम। और बेसिकली काफी लोगों के लिए प्रॉब्लम इसी से अराइज हो गई कि वो क्वेश्चंस आए नहीं, जिस पे उन्होंने काउंट करा था। मैंने भी काउंट करा था, तो ये प्रॉब्लम हुई थी लोगों को। तो पीवाईक्यू का क्या, आए थे पीवाईक्यू या नहीं आए अब की बार? देखिए, पीवाईक्यू मेरे सक्सेस का बहुत बड़ा राज रहा है। पीवाईक्यू, not just those PYQ questions. I wouldn't call that PYQs. I will say PYT, previous year topics. टॉपिक्स, ओके। वो टॉपिक्स मेरे लिए सबसे जरूरी थे। जैसे कि अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन करते हो, तो 5 साल में दो हो रहे हैं एग्जाम, तो बेसिकली ये आपके 10,000 क्वेश्चन समथिंग हो जाएंगे। अब वो इस तरीके से होंगे कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, तो टीचर जब चारों को एक्सप्लेन करते हैं पहले, तो बहुत ज्यादा टॉपिक कवर होते हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स ऐसे ही कवर हो जाते हैं। तो इनका मेरे लिए बहुत ही बड़ा रोल था। मैंने ये 2 बार करे थे। एक तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन तब करे थे जब मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू किया। ये बात जनवरी की नहीं, ये है आपकी
जून जुलाई के बाद की, जब एक सीरियसनेस आ गई कि हाँ पहला पेपर हो गया मेरे साथ वालों का, क्योंकि मेरा जून का पेपर था नहीं। सो आई वाज लिटिल रिलैक्स कि कर लेंगे कर लेंगे, कर रहा हूँ थोड़ा 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 कर रहा हूँ। पर जून के बाद जब मैंने देखा रिजल्ट किस तरीके से आया, इन बच्चों को मैं समझता था कि ये 200 वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे अच्छे दोस्त, उनकी 152, किसी का 157, किसी का 149 है। तो मेरे को समझ में आया दिस इज नॉट एन इजी वे। फिर मैंने एक स्ट्रेटेजाइज करा, तो और उसके आपने बाद जो मैंने पीवाईक्यूज सबसे से पहले PYQ पीवाईक्यूज के लिए कोई आपने सोर्स यूज किया था, या ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप पे जो आते हैं वो ही किए थे? नहीं, देखिए PYQ जो आप टेलीग्राम ग्रुप से करते हैं ना, उससे आपका ये रहता है कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चन कर लेंगे आप एक बारी। अच्छा। मेरा ऐसा नहीं था। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि सबसे पहले अगर मैंने एग्जांपल फार्मा सब्जेक्ट यूज करा रिवाइज करने के लिए, या जब मैंने मेनली स्टडी शुरू करी, तो मैंने सबसे पहले पिछले 4 साल के या 3 साल के पेपर जो है, तो अब हमारे यूट्यूब पे तो सारे के सारे अवेलेबल है, सारे हाँ सर्च हाँ। लोगों ने सब कुछ किया हुआ है, उसको आधे आधे घंटे का है, तो 1.5 की स्पीड पे मैं एक्सप्लेनेशन देखा करता था। और जब एक एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ तो उसमें अगर 22 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो उनके 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन सबको सर लोग एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो वो सोचिए आपकी एक पेपर में सिर्फ 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप 6-7 भी करो तो 600-700 क्वेश्चन आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही कर। हाँ, तो मैं जैसे कि बता रहा था अभी एक्टिव स्टडी और पैसिव स्टडी के लिए, तो मेरे दोस्तों ने या फिर जो सीनियर्स वगैरह उनने मुझे सजेस्ट करा था कि पहले सब्जेक्ट कर लो, फिर क्वेश्चंस लगा लेना PYQ इस तरीके से। लेकिन मेरे भाई का ऐसा हमेशा रहता है कि पहले क्वेश्चंस लगाओ और खूब क्वेश्चंस लगाओ। तो मैंने इसके बीच की स्टडी करी कि सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चंस लगाए, इस तरीके के 4 साल के पूरे क्वेश्चंस लगाए, तो हर बार जैसे 4 ऑप्शन भी उनका भी एक्सप्लेनेशन रहा। तो मेरे माइंड में एक ये रहा, और मुझे नहीं भी आती है उसका आंसर, लेकिन मैंने तुक्के मारे कि जब मेरा तुक्का गलत होगा तो एक मेरे माइंड में एक उसकी जो है तो पूरी पिक्चर बनेगी कि ये क्वेश्चन गलत करा था मैंने एक बार, सो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आता तो मैं दोबारा गलती वो ना करूं। और पहले मैंने क्वेश्चंस करे ये सारे, और जब मैं अपने सब्जेक्ट करने चला तो उसमें जब ये टॉपिक्स आते थे, इस तरीके के कितने टॉपिक्स हो जाएंगे पहले ही, तो जब वो टॉपिक आते थे तो मुझे मालूम रहता था कि क्वेश्चन जब मैंने देखा था उसमें ये पॉइंट जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, इनको अंडरलाइन करना कि इससे क्वेश्चन क्लियर होंगे, इससे क्वेश्चन पकड़ना इजी हो जाएगा। और मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली रहता था कि हाँ ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको 2-4 बार पढ़ो। वरना अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं किया रहता तो मुझे मालूम नहीं है पहले कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे, ये मुझे इससे पता चला। और सबसे पहले मैंने जो ये 6-7 सब्जेक्ट है ना अच्छे वाले, बड़े मार्क्स स्कोरिंग वाले, मैंने वो करे थे। और जो छोटे सब्जेक्ट है मैंने कर लिए थे स्टार्टिंग में ही, अपने कोचिंग के दौरान ही करे थे छोटे वाले, और उनमें मेरी पकड़ अच्छी थी। तो मेरा ऐसा था कि 25-20 नंबर तो मेरे उसमें से आ जाएंगे, हमेशा ही रहेंगे, वो अच्छे थे। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजाइज करा, क्योंकि मैंने लास्ट के 3 ईयर पढ़ा नहीं। मेरे जो दोस्त वगैरह थे जिनका भी निकले बहुत अच्छे मार्क्स से निकला है, उनका भगवान ने किया उनके साथ अच्छा, तो वो लोग 3 साल से अच्छी मेहनत करी उन लोगों ने, लेकिन मैंने उतना वो कुछ कर नहीं पाया। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं एक स्मार्ट स्टडी टाइप करूं जिससे कि हो जाए। तो आप दिन में कितना घंटा कर लेते थे एक दिन में? देखिए, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस, मतलब मेरे को बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं लगातार 10 घंटे 7 घंटे 2 घंटे से बैठ नहीं सकता हूँ। तो अगर मैं 1-1.5 घंटे बैठा हूँ तो मुझे आधे घंटे उठना पड़ता ही है, पता नहीं क्यों। तो ये चीज मेरी हमेशा से रही है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं 12 घंटे बैठ रहा हूँ तो मैं ये चीज जरूर करूँ कि आपका 2 घंटे पढ़ लूँ तो 1 घंटे बाहर, इस तरीके से मैं करता था। अच्छा, आपके बैकग्राउंड में कोई मतलब डॉक्टर वगैरह है क्या कोई फैमिली में? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं, वो ऑब्स से PG कर रहे हैं, सो उनका पूरा ही मार्गदर्शन था मेरे लिए। अच्छा अच्छा। और ये मेरे लिए वो थी कि भाई भैया कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इट्स बेटर कि पढ़ा रहा हूँ मैं। मेरे लिए ये चीज हमेशा ही थी। अच्छा, तो उनका रिएक्शन कैसा था आपके रिजल्ट को लेके, भैया का, मैं पापा बता का? नहीं सकता हूँ, मेरे घर में मेरे पापा और मेरे भैया 2 ही लोग हैं। अच्छा। सो बेसिकली दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे, और मुझे उस वक्त विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा हो गया। मुझे पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे, और जब मैं अपना रिजल्ट देखने वाला था उससे पहले मेरे हाथ कांप रहे थे थोड़े थोड़े। ऐसा तो मेरे सबके पापा ने कहा साथ, कि हाँ। हाँ, और मैंने 2-3 बार अपना रिजल्ट देखा, वो पास लिखा हुआ था, एंड देन मैं बाहर घूमने भी गया, सबको बता दिया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं था।
लौट के आके 11 बजे मैंने वापस चेकिंग करी थी कि हाँ मैंने अपना ही देखा है ना। खुद खुद मेरा भी ऐसा ही था कि ये मेरा ही रोल नंबर है ना, बार बार चेक कर रहा था कि मैं, हाँ मेरा ही है मेरा ही है। फिर भी डाउट हुआ, बाद में फिर से देखा कि हाँ चलो ठीक है। फिर एक बच्चे से और दिखवाया कि ले यार मेरा एडमिट कार्ड है, तू मेरा नंबर देख कितना आया है। तब जाके यकीन हुआ। ओके, तो आपने लास्ट के 2 वीक में क्या क्या किया, मतलब क्या ज्यादा, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, क्वेश्चंस को दी थी या मतलब रिवीजन ही कर रहे थे आप? देखिए लास्ट के 2 वीक्स में मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था। मैंने यही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वापस से रिवीजन लगाए सारे के सारे। जैसे कि मैं 1 घंटे बैठा हूँ 2 की स्पीड से लगातार देख लिए मैंने सारे क्वेश्चंस। और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जो सारे टीचर्स हो गए, जैसे डॉग ट्यूटोरियल्स हो गया, और वो टीचर्स एक्सप्लेन किए थे, लाते थे कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते थे। और प्लेटर में सीरीज चल रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज चल रही थी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। और इसी टाइम पे कुछ सेशंस थे, जैसे हमारे स्पर्श गुप्ता सर के सेशन थे और दीपक मारवा सर के सेशन थे, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मैंने लास्ट में क्वेश्चंस प्लस रिवीजन, ये 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज कराना, ये पूरा जारी रखा। ओके। क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं ज्यादा लिखता नहीं था, लेकिन मैं ये वीडियोस सर वगैरह की इस पे ज्यादा ध्यान देता था। अच्छा अच्छा। तो अभी आप बताओ, एग्जाम प्रेशर का क्या सीन होता है, मतलब एग्जाम से पहले का, ड्यूरिंग द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम। और कई बच्चे बोलते हैं सिली मिस्टेक्स की बहुत ज़्यादा होती हैं पेपर में, आपकी क्या सिचुएशन थी? सो एग्जाम के टाइम पे तो आपको पूरा काम रहना पड़ता है। और एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डाउन होता है ना, उस पे हर 1 वीक पहले तो हर वीक ये लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिर्फ सुबह राइट सोना राइट। जागना 24 घंटे सिर्फ दिमाग में ये रहता है क्या होगा उस दिन क्या होगा। और जिसने इन 7 दिनों अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखा, अपने आप को बांध के रखा, तो वो निकल जाएगा। मेरे फ्रेंड्स और मैं रात के, जैसे अपना टाइमिंग फिक्स रहता था कि 12 बजे से 12:30 के बीच में अपन चाय पीने जाएंगे, क्योंकि अपन 4-5 बजे तक पढ़ते थे। तो जाकर के दोस्तों के बीच में बैठना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, आपको वाइब्स मिले अपने दोस्तों के थ्रू। मेरे जो भी राइट दोस्त राइट। थे, ज्यादा नहीं थे लेकिन जो भी थे, पूरा उन सबका हो गया। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी काफी दुख है, लेकिन जो भी थे उन्होंने हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रखी, सबको आगे मोटिवेट किया कि हो जाएगा हो जाएगा। एग्जाम के आखिरी दिन तक हम जब मिलते थे, क्वेश्चन डिस्कस करते थे, ये चीज तो हम लोग की थी चाय की टपरी पे हमेशा ही। और अपने को आखिरी टेबल तक पुशअप करते थे एक दूसरे को, कि कौन ज्यादा देर तक बैठ जाएगा, कौन ज्यादा पढ़ेगा, वो ज्यादा जरूरी है। और हमारे ग्रुप से तो उसमें कोई भी वीडियो आ रहा है तो ये कर लेना, एक दूसरे को हमेशा हम लोग करते रहते थे। ये तो हो गया एग्जाम से पहले। और एग्जाम से 2 दिन पहले जो सबसे बड़ी गलती हमारी ये हो गई थी, जो हमारे स्लीप साइकिल खराब था। ये हम 5 बजे सोते थे हमेशा का ही ये डील थी। और अगर हम इसलिए हम लोगों ने 18 तारीख को पहले ये सोचा कि उस रात हम सोएंगे नहीं, सो दैट 19 को हमें जल्दी नींद आ जाए। बट ये उल्टा पड़ गई हमारे पे। हम 10 बजे तो सो गए, लेट गए सोने के लिए, 10 से बज गए 3, सिर्फ सो रहे हैं, आंख बंद करके लेटे हुए हैं, लेकिन नींद ही नहीं आई। नींद आई 3 से 4 के बीच में, फिर उसके बाद जाना पड़ गया जैसे सबको 5 बजे। तो वो पूरे टाइम बस में सिर दर्द हो रहा है, लग रहा था एग्जाम कैसे होगा। बट एग्जाम पहुंचते ही पता नहीं क्या था, दैट वाज टोटली मैजिकल। वहां पहुंचते ही सारा टेंशन गायब, जो भी सर दर्द था सब कुछ गायब हो गया। बस एग्जाम देने से पहले एक बार मूड होया और एग्जाम पहला वाला लिखा, सब अच्छा था। जो दूसरा एग्जाम था उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि सर दर्द करने लगा, 2 दिन से सोया नहीं था। फटीग एंड उसमें फैक्टर आ सिली जाता है मिस्टेक्स ना? काफी ज्यादा हो गई मेरी। हाँ, वो फटीग हाँ फैक्टर आ जाता है। हाँ। तो उसमें ऐसा हुआ कि जैसे एक क्वेश्चन था एग्जाम, पता है हेलमिक मैनेवर वाला, जिसमें मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं। तब जब पहले मैंने एक फोटो देखी कॉइन की, और उसके बाद मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, बस ये था कि ये तो क्वेश्चन हो गया। जैसे ही हेलमिक देखा, फोटो देखी, मार दिया, मैंने कुछ सोचा ही नहीं मैंने उसके वाला। वो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या करा कि वो सोचा ही नहीं ये। और सिली मिस्टेक मतलब लोगों ने काफी ज्यादा करी, मैंने भी बहुत ज्यादा कर दिया, एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक्स में गए हैं। और जैसे ये हो गई आपकी B1 B2 B3 B4 वाली, कि उसमें हम तो B1 B2 करके याद करते रहते हैं, हाँ हाँ इसमें तो हाँ। प्रॉपर नेमिंग आ गया। और जो कि याद भी थी, लेकिन 6 को 12 कर दिया, 12 को 6 कर दिया, इस तरीके से हो गया। तो ये गलतियां हो गई सेकंड पेपर में। लेकिन जो आखिरी तक हर एक क्वेश्चन के बाद, क्योंकि क्या होता था कभी कभी लगातार 5 क्वेश्चन भी नहीं बने, नहीं मालूम है हम तुक्के मार रहे हैं, तो उसमें भी जो अपने आप को बांध के रखे कि हाँ 6वां क्वेश्चन बनेगा, ऐसे करते हुए भी पहला काफी अच्छा गया था। ऐसे ऐसे करके मैं 150 क्वेश्चन मैंने पूरे करे।
पेपर तो मेरे 1.5 घंटे में दोनों पेपर हुए थे, 1.5 घंटे में हो गए थे। उसके बाद सिर्फ रिवीजन, क्योंकि आपको मालूम है जो क्वेश्चन आ रहा है सो आ रहा है, आप एक क्लिक लगा के आगे बढ़ोगे, जिसमें नहीं आ रहा सिर्फ उसी में टाइम वेस्ट करोगे। तो ये चीजें थी एग्जाम के टाइम पे। और जैसा आपने पूछा एग्जाम के बाद, तो एग्जाम के बाद जो पहला दिन निकला है उसमें तो रिकॉल्स, स्टार्टिंग में तो काफी रिकॉल्स बने, जब एक्चुअल रिकॉल्स आए जैसे सर्जरी हो गई सर वगैरह की, तो उसमें बहुत क्वेश्चन गलत हुए। तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाता है, बट इसी में आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स काम आते हैं जो आपको और मोटिवेट करते हैं कि नहीं हो जाएगा। मेरे घर वालों का था, मैंने जब उन्हें क्वेश्चंस बताए कि ये हो गए, तो उनका ऐसा था कि वी हैव कॉन्फिडेंस इन यू और तुम्हारा निकल सकता है। और ये आखिरी एग्जाम के डेट तक हम सुबह शाम बस रोज मैं एक बार रिकॉल देखता था मेरे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें रिकॉल वैसे से क्वेश्चन कम ज्यादा होते रहते थे हमेशा ही। रिकॉल्स का क्या सीन था, मतलब वो एग्जैक्ट होते हैं बिल्कुल एग्जाम के, या थोड़े डिफरेंट होते हैं, या बिल्कुल ही नहीं, डिफरेंट होते हैं? उसमें काफी डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, और कई कई तो मैंने जो मेन क्वेश्चन थे वो देखे ही नहीं रिकॉल्स। जैसे जो रेडियोलॉजिकल इमेजेस होती हैं वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं जो एग्जाम में आती हैं और जो रिकॉल में होती हैं। पोस्टीरियर रिब वाली जो इमेज हाँ थी हाँ हाँ। काफी ज्यादा थी, ऐसे ही थी। और जो केस रिलेटेड क्वेश्चन थे वो बहुत कम देखे मैंने, वो ज्यादा देखे नहीं मैंने। अब आपके दोस्त जिनका नहीं हो पाया उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे जो रह गए? तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि उन सबने मेहनत करी थी, बस यही है कि सक्सेस अभी इमीडिएटली नहीं मिली है, थोड़ी सी पोस्टपोन हुई है, लेकिन डिनाइड नहीं कर दी गई है। तो बस उन्हें अपने अंदर काउंट करना है और अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है। अभी भी 4 महीने हैं, वो चाहे तो कई बार सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। बस एक ही सजेशन दूंगा कि जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा समय नहीं वेस्ट करने का भी। और मैं स्पेशल एम्फसाइज करूंगा नेहा तनेजा मैम के ये 14 वीडियोस पे, जिसमें इन्होंने पीएसएम को बहुत इजी किया है, और मुझे तो लगता है सारे क्वेश्चंस उनसे आए थे, उनके उन 14-15 वीडियो से आए थे। तो सब लोग वो जरूर कर लेना, वो काफी इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया उन्हें, क्योंकि वो क्वेश्चंस कराती थी उसमें। तो ये जरूर करना। और बाकी सबने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उस पर काउंट करें, वापस से एक दो बार रिवाइज करें। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जैसे सबने पेपर दिया है इस बार, तो अब सबको मालूम है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। सो बस करते रहना है, रुकना नहीं है। मैं अपने लोगों को यही कहना चाहूंगा, और अपने अंदर ये नहीं लाने देना है कि मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ये चीज नहीं लाने देना है, क्योंकि आपका होगा, पक्का होगा। बस कुछ दिनों की और बात है, 4 महीने, यही कहना चाहूंगा। और अपने जूनियर्स के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं पहली बार के लिए? तो उनके लिए यही है कि अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, लास्ट 3 साल उन्होंने तैयारी करी है, तो उनकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होगी। बस मैं उन्हें यही कहूंगा कि वो जो नंबर ऑफ रिवीजन है वो इंक्रीज करने के लिए, और लास्ट में एक कॉपी जरूर बना के रखें सभी लोग। और जो लोगों ने अभी तैयारी नहीं करी है ज्यादा, मेरे जैसे लोग जो कि लास्ट 5-6 महीने बचे उनके पास, तो उनको जरूर कहूंगा कि आप मेरा तरीका ट्राई करें। अगर आप अब तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और आखिरी में कॉपी जरूरी बनाए सब लोग, ताकि रिवीजन करने के लिए मौका मिले। मेरे भी एक फ्रेंड ने कॉपी बनाई हुई थी, मतलब 10-15 पन्ने में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंप्लीट करे थे उसने, और रिवीजन करने के लिए। और वो अभी स्क्रीन में मेरा इंटरव्यू ले रहा है एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प मिली थी उससे मेरे को अपने रिवीजन के लिए। माना कि क्वेश्चंस आए नहीं, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप था एक तरीके से कि हाँ अपने को आता है। वरना एग्जाम से 2 दिन पहले तो लगता था कुछ भी नहीं आता। तो मैं अपने लोगों को यही करना चाहूंगा। और जो सेशंस होते हैं सर लोगों के, स्पर्श गुप्ता और दीपक मारवा के, ये जरूर लो सब लोग। At last, congratulations to you again, and best of luck for your future. And same to you also, Thank you, brother. thank you, thank you.